स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 यानी कक्षा 12 की एक्सरसाइज 12.1 और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। वक्त खराब न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर फर्स्ट, जो है फलन। इस चैप्टर के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे फलन यानी फंक्शन, फिर पढ़ेंगे हम संयुक्त फलन, फिर पढ़ेंगे हम प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन, फिर पढ़ेंगे हम मॉड्यूलर पद्धति, और फिर पढ़ेंगे हम मॉड्यूलर पद्धति के बाद में द्विचर संक्रिया। इसको बोलते हैं फंक्शन, इसको बोलते हैं कंपोसाइट फंक्शन, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर सिस्टम और इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं फलन के बारे में। फलन क्या होता है? फलन की परिभाषा देखिएगा, जब सेट ए, सेट है समुच्चय, जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फलन। समझिएगा, कोई सेट ए है 1 2 3 और कोई सेट है बी 4 5 और 6। परिभाषा क्या बोल रही है? सेट ए का प्रत्येक अवयव, इसका मतलब है कि समुच्चय ए के अंदर कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंध ना रखे, यानी ए के सभी अवयव संबंध रखेंगे। सेट बी के अद्वितीय अवयव का मतलब क्या होता है कि समुच्चय ए का वो अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंध रखता है, तो जिस अवयव से संबंध रखता है वो किसी और से संबंध नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब, मैंने इसको इससे किया, इसको इससे संबंधित किया, इसको इससे। कोई फलन ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है। अब देखिएगा, ए का संबंध किससे है? 4 से, 2 का किससे है? 6 से, 3 का किससे है? 5 से। मतलब समुच्चय बी का कोई भी अवयव एक से अधिक किसी से भी संबंध नहीं रख रहा है। अगर मैं ऐसा करता कि ये 4 2 से संबंध रख रहा है, तो ये 4 1 से ज्यादा संबंध रख रहा है, तो मतलब ये फलन नहीं है। ये समुच्चय बी के अवयव सिर्फ और सिर्फ एक अवयव से ही संबंध रख सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे नहीं बोला कि समुच्चय ए का भी हर अवयव एक से ही संबंध रखेगा, नहीं। समुच्चय ए का जो अवयव है वो एक से अधिक अवयव से संबंध रख सकता है, लेकिन समुच्चय बी के जो अवयव है वो समुच्चय ए के अवयव से एक से ज्यादा से संबंध नहीं रख सकते। तो इसको समझा आपने? अब देखते हैं हम फलन को दर्शाने का तरीका। फलन को हम एफ जी एच किसी से भी दर्शा सकते हैं। एक फलन हो तो उसे एफ से दर्शाएंगे, 2 हो तो जी से, 3 हो तो एच से। एफ को हम इस प्रकार दर्शाते हैं कि एफ कोई फलन इस प्रकार है कि वो ए से बी में परिभाषित है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, 1 2 3 4 5 और 6। कोई फलन एफ ए से बी में परिभाषित है। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। कोई फलन f इस प्रकार से है कि वो a से b में परिभाषित है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लीजिए आप। एक एग्जांपल में आपके पास ये करवाऊं, 1 2 3 4 5 6, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है
और फलन है वो ए से बी में परिभाषित है। ये ए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से और ये भी इससे संबंध रखता है। तो अब इसे किस प्रकार से लग, ये फलन है या नहीं है, ये अपन को बताना है। तो ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयव से संबंधित है। इसका भी संबंध रख रहा है, ये भी संबंध रख रहा है और ये भी, ये तो ठीक है। अब मैंने क्या बोला, समुच्चय बी का कोई भी अवयव समुच्चय ए के सिर्फ एक अवयव से संबंध रखेगा। ये एक अवयव से संबंध रख रहा है और ये देखिए इससे भी रख रहा है, इससे भी रख रहा है, दोनों से रख रहा है। लेकिन ये दो से रख रहा है तो क्या ये फलन है? फलन नहीं होगा, क्योंकि ये एक से अधिक अवयवों से संबंध रख रहा है। लेकिन अगर मैं यही इस प्रकार से दूं आपको, कोई फलन ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि ये तो इस प्रकार से और ये इससे और ये इससे, तो ये क्या ये फलन है? ये भी फलन नहीं होगा। क्यों? मैंने परिभाषा में आपको क्या लिखाया, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यहाँ पे प्रत्येक अवयव है नहीं, एक अवयव ऐसा है जिसका संबंध समुच्चय बी के किसी भी अवयव से नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, क्या ये फलन है या नहीं, ये बताना आपको। कोई फलन f a से b में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित हो सकता है ये, हाँ 6 और 7, इसको बढ़ा देते हैं अपन। क्या ये फलन है? बिल्कुल ये फलन होगा। कैसे? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयवों से है। बिल्कुल, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के एक एक अवयव से संबंध रखना चाहिए, इसीलिए तो इसको हम अद्वितीय अवयव बोलते हैं। अब देखिए 4 का संबंध 1 से है, 5 का संबंध 2 से है, 6 का संबंध 2 से है। समुच्चय ए के जो अवयव है वो बी वाले से एक से ज्यादा से संबंध रख सकते हैं, लेकिन बी वाले नहीं रख सकते। यहाँ पे बी वाले एक से ज्यादा संबंध रख रहे हैं, नहीं रख रहे। ए वाला रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 का संबंध 7 से, तो ये फलन होगा। फलन को दर्शाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिए। फलन को हम क्रमित युग्म में भी लिख सकते हैं। क्रमित युग्म क्या होता है देखते हम। जैसे ए और ये आ गया बी, कोई फलन f a से b में इस प्रकार परिभाषित है, a का संबंध b से, 2 का संबंध c से और 3 का संबंध a से है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे क्रमित युग्म में? क्रमित युग्म में हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, a का संबंध किससे है? b से। a का संबंध b से, 2 का संबंध c से और 3 का संबंध a से। सिंपल सा लिखना है, 1 का संबंध b से, 2 का c से और 3 का a से। अब यहीं पे अपन समझ लेते हैं कि कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन, ये समुच्चय a है, ये समुच्चय b है। कार्तीय गुणन लिख दो a क्रॉस b, ये हो गया कार्तीय गुणन। अब इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, जो क्रमित युग्म है, उस क्रमित युग्मों को हम ये जो मझला कोष्ठक होता है इसके अंदर लिख देते हैं। वो क्या हो जाएगा? कार्तीय गुणन। देखिए सेम टू सेम डिट्टो कॉपी, ऐसे का ऐसा लिखना है। क्रमित युग्मों को किसके अंदर लिख लिया आपने? मझले कोष्ठक के अंदर। ये क्या हो गया? कार्तीय गुणन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। फलन के अंदर कौन कौन सी 3 मुख्य चीजें होती हैं? फलन में
तीन मुख्य चीजें, एक तो होता है प्रांत, एक होता है सह प्रांत, एक होता है परिसर। अब प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है, देखिएगा। प्रांत समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या होता है, प्रांत। समुच्चय ए को ही हम क्या बोलते हैं, प्रांत। सॉरी, प्रत्येक अवयव नहीं होता, समुच्चय ए ही क्या होता है, प्रांत होता है। देखिए ए और बी है कोई, ए बी सी डी और कोई फलन एफ ए से बी में परिभाषित है। अब कैसे भी लिख दो आप, संबंध दर्शा देंगे, ये लीजिए। अब देखिएगा प्रांत क्या है, समुच्चय ए जो है वो क्या है, प्रांत। सह प्रांत क्या है, समुच्चय बी जो पूरा है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ये ज्यादा बेस्ट है, यहाँ पे एफ भी लिख दूं मैं। समुच्चय बी पूरा, चाहे समुच्चय ए के अवयव से संबंध रखे या ना रखे, समुच्चय बी पूरा क्या होता है, सप्रांत होता है। ध्यान रखिएगा, समुच्चय बी के अंदर कोई अवयव अगर खाली है जिसका संबंध समुच्चय ए से नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन समुच्चय ए में ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जिसका संबंध समुच्चय बी के किसी अवयव से ना हो। ठीक है, तो समुच्चय बी में कोई अवयव खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, समुच्चय ए में नहीं है, मतलब ठीक है। अब ए जो है वो पूरा क्या हो गया, प्रांत, और जो पूरा समुच्चय बी है टोटल वो क्या हो गया, सप्रांत। और परिसर, समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए से संबंध रखते हैं वो क्या होते हैं, परिसर। इसके अंदर परिसर में कौन कौन आएगा, देखिएगा, मैं लिखूं परिसर ए बी सी डी और ई आएगा, इन्हीं का संबंध समुच्चय ए के अवयव से है, तो ये क्या आ गया, परिसर। मैं लिखूं प्रांत, तो आप एक काम करो, पूरा ए जो है उसको आप किसमें लिख दो, प्रांत में। और मैं लिखूं सह प्रांत, तो क्या है, ए बी सी डी और ई, ये आ जाएगा सह प्रांत। इसमें ई भी है क्योंकि समुच्चय बी पूरा का पूरा क्या होता है, सह प्रांत होता है। शॉर्ट के अंदर आपको समझा दिया। आगे देखिए, देखिए अब क्रमित युग में मैंने आपको लिखाया 1 2 3, इधर तो लिख लीजिए आप क्रमित युग में। इधर लिख लीजिए आप प्रांत, सह प्रांत और परिसर। प्रांत क्या है इसके अंदर, 1 2 और 3, जो समुच्चय ए है वो पूरा प्रांत। सह प्रांत क्या है, ए बी सी और डी। परिसर क्या है, ए बी और सी। अब देखिए क्रमित युग में ये है, तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये ना दिया हो और सिर्फ सीधा सीधा क्रमित युग में दिया हुआ हो, तो आपको पता है क्रमित युग में के अंदर जो पहले आएगा वो तो किसका एलिमेंट होगा, किसका अवयव होगा, ए का, और जो बाद में आएगा वो किसका अवयव होगा, समुच्चय बी का। और ये जो संबंध आपको सीधा दर्शा रखा है, तो आप इससे ये वाली फॉर्म बना सकते हो और इससे ये वाली फॉर्म बना सकते हो। अब देखना, प्रांत, सह प्रांत और परिसर ये सब होता है। अब आपने पढ़ा है उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय वो होता है कि अगर सेट ए के सभी अवयव सेट बी में हो, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, तो ए बी का क्या कहलाता है, उप समुच्चय, और बी ए का अधिसमुच्चय। जैसे सह प्रांत क्या है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सेट ए, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, अब इसकी अलग से बात कर रहा हूँ इसकी। यहाँ पे
ए बी सी डी और ई, और मान लिया मैंने सेट बी क्या है, ए बी और सी। सेट बी के सभी अवयव सेट ए में हैं, ठीक है, ए बी सी, सॉरी ई नहीं है यहाँ पे, सेट बी के सभी अवयव सेट बी में है। यानी जब समुच्चय किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सेट जो बी है वो सेट ए का उपसमुच्चय है, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे लाइए, मैं बोल सकता हूँ कि जो परिसर है वो सह प्रांत का उपसमुच्चय है और सह प्रांत परिसर का अधिसमुच्चय है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए संयुक्त फलन क्या होता है। जब कोई एक फलन, जब कोई पहला फलन, जब कोई फलन f a से b में परिभाषित होता है और कोई दूसरा फलन g b से c में परिभाषित होता है, तो गोफ जो होता है वो a से c में परिभाषित होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन। इसके अंदर दो फलन की आवश्यकता होती है। मैंने पहले क्या कहा था, फलन को हम एफ जी एच किसी से भी दर्शा सकते हैं, एक्स वाई जेड किसी से भी। जब सबसे पहले होगा तो एफ फंक्शन नॉर्मल है, फिर जी और फिर एच। यहाँ पे अपन को चाहिए दो, तो अपन ने एक फलन को एफ से दर्शा दिया और दूसरे को जी से दर्शा दिया। तो यहाँ पे जो गोफ है वो क्या है, संयुक्त फलन जो किस में परिभाषित होगा, ए से सी के अंदर। ध्यान रहे ए से बी में ये परिभाषित है और बी से सी में ये परिभाषित है। सी से डी मत कर देना आप, यहाँ पे बी से सी में परिभाषित होगा, ठीक है। अब गोफ की परिभाषा देख लीजिए आप, इस प्रकार से आता है गोफ अक्ष जी एफ अक्ष। गोफ अक्ष को परिभाषित करने के लिए, संयुक्त फलन को नॉर्मली परिभाषित करने के लिए अपन जी एफ एक्स, पहले तो एफ एक्स को परिभाषित कर लेंगे, फिर आएगा ना जी एक्स, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो जी एक्स के अंदर अपन रख देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स, हाँ जैसे अपन ले लेते हैं इधर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर 2x। अपन ये सारे f r से r में परिभाषित है और g भी रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। तो नॉर्मली अपन को पता है कि गोफ अक्ष भी a से c में परिभाषित होगा। ये a से b और ये b से c, तो a से c में परिभाषित होगा, यानी r से r में परिभाषित होगा। अब देखिए गोफ अक्ष की परिभाषा से क्या है, g और एफ एक्स। मैंने क्या बोला, पहले एफ एक्स को सोल्व करेंगे। अब एफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जी एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स में एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको सोल्व करते हैं। अपने पास इससे भी आ जाए, मान लीजिए आप कि गोफ तो r से r में परिभाषित हो गया, लेकिन अपन को गोफ अक्ष की वैल्यू नहीं निकालनी, गोफ 2 की वैल्यू निकालनी है। तो कोई बात नहीं है, जी एफ 2 आ जाएगा। अब एफ एक्स है ना, यहाँ पे अक्ष की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अक्ष की जगह क्या है, 2। तो यहाँ पे अक्ष की जगह क्या रख देंगे अपन, 2, जी और 2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पे, जी और 4। अब जी एक्स है ना यहाँ पे, तो अक्ष की जगह यहाँ पे क्या है, 4, तो 2 और अक्ष की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे, 4। तो कितना आ गया, 8, ठीक है। संयुक्त फलन आपको समझ में आया।
आगे अपन चलेंगे। संयुक्त फलन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोसाइट फंक्शन। आगे अपन देखते हैं गुणधर्म, संयुक्त फलन के गुणधर्म। संयुक्त फलन के गुणधर्म, पहला गुणधर्म है, आपको बोल के समझा देता हूं मैं। पहला गुणधर्म है कि संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। संयुक्त जरूरी नहीं है कि हर जगह संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन करे, किसी कंडीशन में करेगा और किसी कंडीशन में नहीं करेगा। नॉर्मली अपन क्रम विनिमय नियम को कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी कर लो या फिर बी प्लस ए कर लो। मतलब इनका क्रम चेंज करके अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो वैल्यू दोनों की सेम आएगी। लेकिन संयुक्त फलन में क्या है कि अगर गोफ बराबर फोग आया, दोनों संयुक्त फलन है, गोफ और फोग, गोफ बराबर या फिर गोफ अक्स मान लीजिए आप, गोफ अक्स बराबर फोग अक्स आया तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और यदि गोफ अक्स इज नॉट इक्वल टू फोग अक्स, गोफ अक्स अगर फोग अक्स के बराबर नहीं आया तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। वही एग्जांपल ले लेता हूं जो मैंने अभी आपको समझाया है। एफ एक्स बराबर आ जाएगा अक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर आ जाएगा 2x। एफ जो है वो आर से आर में परिभाषित है, जी जो है वो आर से आर में परिभाषित है। अपन निकालेंगे गोफ अक्स इज इक्वल टू, परिभाषा से क्या है, जी एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या है, अक्स स्क्वायर, जी अक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे संयुक्त फलन के गुणधर्म। इसके अंदर हम पहला देख रहे थे क्रम विनिमय नियम। संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता। इसके अंदर कंडीशन होती है कि संयुक्त फलन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर भी सकता है और नहीं भी। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन करे, कई जगह करता है तो कई जगह नहीं करता। क्रम विनिमय नियम को हम लिखते हैं जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी किसी भी दो फलनों को, किसी भी दो चीजों को अगर क्रम बदल कर लिखें तो अगर दोनों बराबर आए तो इसे क्या बोलते हैं हम, कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार संयुक्त फलन के अंदर ये कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर फोग अक्स बराबर गोफ अक्स है, दोनों संयुक्त फलन है, कि अगर फोग अक्स बराबर गोफ अक्स है तो ये संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। और यदि फोग अक्स इज नॉट इक्वल टू गोफ अक्स तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि जरूरी नहीं है हर जगह ये क्रम विनिमय नियम का पालन करे, कई जगह करता है तो कई जगह नहीं करता। जैसे एग्जांपल से आपको समझा देता हूं मैं। एग्जांपल लीजिए आप, एफ एक्स बराबर अक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर 2x, ठीक है। फोग अक्स निकालिए, इसका फोग अक्स निकालिए तो संयुक्त फलन की परिभाषा से क्या होता है, एफ जी एक्स, जी एक्स क्या है 2x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एफ 2x। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2x, मतलब इस x की जगह मुझे क्या रखना है 2x, तो इधर आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इधर निकालिए गोफ अक्स, उस क्वेश्चन का गोफ अक्स इधर निकालिए आप। वही परिभाषा से जी एफ एक्स, इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। एफ एक्स क्या है अक्स स्क्वायर, तो जी एक्स यानी जी अक्स स्क्वायर, तो अक्स की जगह मुझे क्या रखना है अक्स स्क्वायर, यहाँ पे अक्स की जगह अक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा बराबर में सीधा और सीधा 2 अक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या फोग अक्स और गोफ अक्स दोनों बराबर आए, नहीं, फोग अक्स और गोफ अक्स दोनों बराबर नहीं आए, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। लेकिन
मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो क्या इस कंडीशन के अंदर फोग एक्स और गोफ एक्स दोनों बराबर होंगे? क्या संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा? चलो देखते हैं। फोग एक्स निकालेंगे तो एफ जी एक्स, ठीक है, जी एक्स क्या है अपने पास? एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ एक्स क्यूब, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब, ठीक है। अब ठीक है, इस x की जगह मुझे क्या रखना है? एक्स क्यूब, यानी मतलब इस x की जगह, इसको भूल जाओ आप, इस x की जगह क्या आएगा? एक्स क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो घाते मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की पावर 6। अब आप गोफ एक्स निकालिए तो जी एफ एक्स आएगा यहाँ पे, और एफ एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, मतलब जी एक्स स्क्वायर, इस एक्स की जगह क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, इस क्यूब को भूल जाओ आप, एक्स की जगह क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यूब लगा दो क्वेश्चन में जो पहला था। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की पावर होल 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई, मतलब इस कंडीशन के अंदर ये संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि x की पावर 6 और x की पावर 6 दोनों बराबर है। तो क्रम विनिमय नियम का पालन करे या ना करे, संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन करे या ना करे, ये कोई जरूरी नहीं है, कई जगह पर करता है और कई जगह पर नहीं करता। अब दूसरी है, दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को हम नॉर्मली क्या लिखते हैं? साहचर्य के नियम को हम नॉर्मली लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर तीन कोई फलन हो या तीन कुछ भी चीजें हो, तीन पद हो, उनको शुरू के दो को जोड़ो फिर तीसरे को ऐड करो, या फिर लास्ट के दो को जोड़ो और फिर पहले को ऐड करो, दोनों बराबर आएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये साहचर्य नियम का पालन करता है। और यहाँ पे संयुक्त फलन की परिभाषा, जो संयुक्त फलन है वो साहचर्य नियम का पालन कब करेगा? इस कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर f ऑफ g ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h, ये दोनों बराबर आए तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, वरना नहीं करता। एफ जी एच, मैंने आपको शुरू में बताया था कि फलन को दर्शाने का तरीका नॉर्मल होता है, एफ से भी दर्शा सकते हैं, जी से भी और एच से भी। नॉर्मली अगर एक फलन हो तो उसे एफ से दर्शाते हैं और बाकी अगर एक्स्ट्रा हो तो उसे जी और एच से दर्शाते हैं। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो हम कहते हैं कि क्रम संयुक्त फलन साहचर्य नियम का पालन करता है। इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो ये निकालिए एफ ऑफ जी। अब इसे हम एफ ऑफ जी या फोग ही मानेंगे तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो इसे आप नॉर्मली तीसरा दे दीजिए आई, इस पूरे को नाम दे दीजिए आई। अब ये एकदम सिंपल हो जाएगा आपके लिए हल करना। ये हम करेंगे एक्सरसाइज के अंदर जब अपने पास क्वेश्चन आएगा। अब एफ ऑफ जी ऑफ एच, अब जी ऑफ एच को अपन लेकर चलेंगे तो थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए अपन इसको कोई अलग नाम दे देंगे आई जे, इसको जे दे दीजिए। तो ये दोनों इस तरीके से अपन हल कर सकते हैं। ये मैंने सिंप्लीफाई करके बताया है, लेकिन जो मूल रूप है इसका वो ये वाला है। ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर ये है कि संयुक्त फलन हमेशा साहचर्य के नियम का पालन करेगा, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन क्रम विनिमय नियम के अंदर ऐसा नहीं था। तीसरा देख लीजिए आप। तीसरा है एकेकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम यानी इनवर्स। प्रतिलोम भी
एकेकी आच्छादक होता है। अब तीसरा रूल, ये तीसरे जो प्रॉपर्टी है वो ये बोल रही है कि एकेकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एकेकी आच्छादक होता है। अब क्वेश्चन ये है कि एकेकी आच्छादक होता क्या है, तो आप ये देखिए पहले एकेकी क्या होता है। एकेकी फलन वो फलन होता है जिसके अंदर समुच्चय एक या ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक ही अवयव से संबंध रखे। मतलब एक का एक से संबंध, इसको हम नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, समुच्चय और समुच्चय बी। कोई फलन f ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि ए तो संबंध रखता है ए से, 2 संबंध रखता है बी से, 3 रखता है सी से और 4 रखता है डी से। ये देखिए एक का एक से संबंध है तो ये क्या है, एकेकी। ठीक है, अब देखिए आप आच्छादक, अगर इसके अंदर एक से अधिक से संबंध रख रहा है तो वो फिर एकेकी नहीं होगा, सिर्फ एक का संबंध एक अवयव से ही होना चाहिए। अब देखिए आप आच्छादक, आच्छादक की परिभाषा में संबंध का कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ये होना चाहिए, जैसे कोई सेट ए है 1 2 3 4 और ये सेट बी है ए बी सी डी, ये वाला ही। कोई फलन ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है, ये भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आच्छादक के अंदर ये बोलता है कि जो सेट बी के एलिमेंट है वो कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। मतलब सेट बी का प्रत्येक अवयव का संबंध सेट ए के अवयवों से होना चाहिए। इसके अंदर अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा होगा जिसका संबंध सेट ए के किसी अवयव से ना हो तो वो आच्छादक नहीं होगा। मतलब इसके भी पूरे एलिमेंट का संबंध किससे होगा, सेट ए के अवयवों से। अब अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं, ये सेट ए है, ये बी है, कोई फलन f इस प्रकार परिभाषित है, ए का संबंध बी से, 2 का सी से, 3 का डी से। तो क्या ये फलन है, फलन तो होगा, ए के सारे एलिमेंट संबंध रख रहे हैं बी से, लेकिन क्या ये आच्छादक फलन है, फलन है लेकिन क्या आच्छादक फलन है, नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट ए, इसको देखिए, इसका संबंध ए के किसी अवयव से है नहीं है, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। फलन है लेकिन आच्छादक नहीं है। क्या ये एकेकी है, एकेकी है। एकेकी किस लिए, एक का संबंध एक अवयव से है, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, एक अवयव का संबंध और सिर्फ एक ही अवयव से है, तो ये एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब इस एग्जाम्पल पे आइए आप, इस एग्जाम्पल में देखिए एक का संबंध एक अवयव से है और बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो एकेकी का भी है और आच्छादक का भी है। एकेकी और आच्छादक की जो डेफिनेशन है, परिभाषा आपको समझ में आई होगी। हम आगे चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर। कल आपसे आपकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1। बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे प्रश्नावली 1.1 के यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।